in association with Kuku FM. चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। जवाबदेही में सौरभ, पहला सवाल हम लेने वाले हैं मितेश भानुशाली का। मितेश भानुशाली पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जो शॉर्टकमिंग्स है, टीकाकरण अभियान जो सरकार ने चलाया हुआ है, उसकी कमियों के ऊपर गंभीर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हर 2-3 दिन में यहाँ से बात सुनाई आती है किसी राज्य से स्टॉक वैक्सीन का खत्म हो जाता है, उनके पास कोई क्लू नहीं होता है कि दोबारा स्टॉक्स उनके पास कब आएंगे। देखिए, हमारे देश में किसी भी विषय पे अनफॉर्चुनेटली निखिल गंभीर चर्चा नहीं हो पाती है। इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो जैसे जो हम लोग मजाक में कहते थे सोल्जर हो गया, कि एक भावुक सा जुमला आएगा ऊपर सत्ता के केंद्रों से, कभी वो जातीय अस्मिता के नाम पर होगा, कभी रीजनल आइडेंटिटी के नाम पर होगा, कभी नेशनल के नाम पर होगा, और पूरे उसको डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश की जाएगी। और एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर कोई सरकार से, सत्ता से सवाल पूछता है तो अच्छा ये क्यों पूछ रहा है, इसकी नीयत क्या है, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो सवाल पूछने वाला, शूट द मैसेंजर वाला जो मामला चल रहा है। तीसरी चीज ये है कि जो पब्लिक भी है ना, पब्लिक का इसमें होता क्या कि हम लोग बड़ी आसानी से सरकार को दोष दे देते हैं, विपक्ष को, इंटेलेक्चुअल्स को और मीडिया को। ये पब्लिक का फेवरेट काम है, ये बिके हुए, ये करा, वो करा, हम बिल्कुल ठीक है। अरे भैया, ये सब लोग भी तो आप ही के बीच से आए हैं। कोई आपसे वोट पाके आया, किसी को आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसका रेलेवेंस बना हुआ है। मुझे लगता है पब्लिक को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपने आर्ग्यूमेंट किन सोर्सेस के बेस पे बिल्ड कर रहे हैं, क्या पढ़ के वो अपनी समझ तय कर रहे हैं, अपने तर्क किन चीजों पे गढ़ रहे हैं। और रही बात आंकड़ों की, तो हमने कोविड की दूसरी वेव के दौरान, उसके बाद भी और भविष्य में भी करते रहेंगे। जब पब्लिक हेल्थ की बात हो या कुछ भी, अगर आप अपना इवेल्युएशन ईमानदारी से नहीं करोगे, झूठ बोलते रहोगे खुद से, तो आप धोखा खाओगे। तो एक कौम के तौर पर, नस्ल के तौर पर, देश के तौर पर, अगर हम ठीक से, हमने मरने वालों के आंकड़े नहीं जुटाए, उसमें लीपा पोती हुई, ऑक्सीजन से कमी से कितने मरे हम उसमें अभी तक पॉलिटिक्स हो रही है ना, सब दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। वही चीज टीकाकरण को लेकर है, हम हद दर्जे के लापरवाह हैं, और जब तक ये लापरवाही चलती रहेगी कुछ नहीं होना है। तो आपने कोई डेटा ही नहीं रखा, आपने ये तक डेटा नहीं रखा कितनों को प्लाज्मा चढ़ाया, और जो चढ़ाया तो क्या हुआ, बाद में आपने प्लाज्मा प्रोटोकॉल ही खत्म कर दिया। तो आंकड़ों को लेकर हमारी लापरवाही वही है जो सत्य को लेकर और पारदर्शिता को लेकर हमारी लापरवाही है। अगला सवाल राहुल हक्कानी का है। राहुल पूछ रहे हैं आपसे कि 2024 के चुनाव में अगर ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जो फिलहाल हैं, उनकी उम्र काफी होगी। आपको क्या लगता है कि उनका नेक्स्ट पीएम फेस कौन होगा 2029? अब इस सवाल में ही एक चीज है कि क्या वो मान के चल रहे हैं कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं? एनीवेज, आप नहीं, ये तो वो है ना, माना एक्स कि मान लीजिए 24 में जीतते हैं तो। देखिए, एक निखिल, हम लोग जब न्यूट्रिशन पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं तो हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। एक विटामिन है जो साइंस की क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है पर बहुत इफेक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड विटामिन पी, एंड पी गोज फॉर पावर। विटामिन पी होता है जो जब तक आपको मिलता रहता है आप बिल्कुल युयुत्सु हो जाते हैं कि एकदम सदा यौवन रहेगा। तो सत्ता के आने की संभावना जब तक रहती है तब तक लोग उस पर काबिज रहना चाहते हैं ना। कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट अपने शीर्ष पर लेता नहीं है अमूमन, पहली चीज। क्योंकि इस सवाल में पहले ही ये है कि मान लीजिए 2024 में जीत जाते हैं तो 2029 में कौन होगा। मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने क्राइसिस ऑप्शंस का नहीं होगा, है ना। बहुत सारे विकल्प हैं जो राज्यों से निकल कर आएंगे, बिहार से कोई निकल कर आएगा, यूपी से योगी आदित्यनाथ होंगे, और भी कुछ नए चेहरे आ सकते हैं, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस होंगे, और भी कोई नया चेहरा आ सकता है, राजस्थान से भी, कहीं से भी, है ना। मुझे तो लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा की भी एक दिन दावेदारी हो सकती है। मैं क्यों हमेशा नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स या वेस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स तक महदूद रहूं। हो सकता है कि कोई तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से लीडर निकले और वो क्लेम करे कि मैं पूरे देश को लीड करूंगा। भाई, गुजरात से निकले ना नरेंद्र मोदी, तो वो तो एक संभावना रहेगी। अब उस पावर स्ट्रगल के क्या पैराडाइम्स होंगे, कैसे वो किस पलड़े में झुकेगा, हमने 2012-13 में पहली दफा देखा है। आप देखिए नितिन गडकरी का दिल्ली आना, उसमें कैसे आरएसएस का सीधे इंसर्शन था कि एक महाराष्ट्र का लीडर आता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, एकदम से पूरी पावर डायनेमिक्स चेंज हो जाती है बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन की। पर वो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी था क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की बात थी, पावर पे सीधे क्लेम नहीं था। और क्योंकि वो लगातार 2 चुनाव हारे थे, 2004 और 9, तो बैकफुट पर थे जो बीजेपी के एस्टेब्लिश्ड लीडर थे। फिर हमने 2012 ऑनवर्ड्स देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने अपने आप को
असर्ट किया और जो पुराना कुलीन वर्ग था उसमें से कुछ को एडजस्ट होना पड़ा और कुछ को रास्ता खाली करना पड़ा बीजेपी के अंदर। तो विनेबिलिटी फैक्टर रहेगा, कौन चुनाव जिता सकता है और कौन ये माहौल बना सकता है कि मैं चुनाव जिता सकता हूं। वो कौन सा नेता होगा जिसके नारे और नियत पर जनता भरोसा करेगी और उससे पहले संगठन भरोसा करेगा और संघ भरोसा करेगा। तो बहुत सारे दावेदार होंगे। कोई एक नाम अभी लिया जाए कि अमित शाह हो सकते हैं या फलानी जी हो सकते हैं, ढिकाने जी हो सकते हैं, जल्दबाजी होगी। अगला सवाल ओमकार दड़पे का है। हमेशा सवाल भेजते हैं अच्छे अच्छे। इन्होंने पूछा है कि क्या जो मतदाता हैं उनको ये अधिकार दे देना चाहिए कि कौन व्यक्ति कौन सी मंत्रालय में जाकर के काम करे, क्या इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी? नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस सजेशन ओमकार, क्योंकि अब जैसे एक जो आम मतदाता है वो इतने सारे मंत्रालयों में कितने मंत्रालयों की समझ रखता है, पॉलिसी के लेवल पर, एग्जीक्यूशन के लेवल पर। मुझसे ही पूछ दिया जाए कि साहब जहाज रानी मंत्रालय में किस मंत्री को भेजना चाहिए, ठीक है, तो मैं पत्रकार हूं, थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता हूं, मेरे पास जवाब नहीं होगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री किसको देनी चाहिए, टेक्सटाइल किसको, ये एक प्रधानमंत्री का प्रिविलेज होता है कि वो अपने वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ विचार विमर्श करता है और काबिल अधिकारियों को लगाए, अलग अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और डिलीवरी के हिसाब से मंत्रियों को विभाग एलोकेट करे और पीएमओ उनकी मॉनिटरिंग करता है। और हर सरकार एक मैंडेट लेकर आती है ना कि उसने प्रॉमिस किया कि हम ये काम करेंगे और उसके बेस पे उसका मूल्यांकन होगा। तो ये जनता ये तय नहीं कर सकती कि कौन सा मंत्री कौन होगा और उसके हिसाब से मूल्यांकन हो। और वैसे भी मतलब पॉल साइंस में अब कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है, कैबिनेट सिस्टम जहां जहां होता है। तो अगर वो एक मतलब किसी मिनिस्ट्री का काम हो रहा है ठीक से अगर हो रहा है तो वो पूरे कैबिनेट की तारीफ है, नहीं है तो फिर वो पूरे और कैबिनेट इसीलिए चाहिए। किसी भी मिनिस्ट्री का बड़ा प्रपोजल हो, नया कानून बने, तो वो कैबिनेट से अप्रूव होता है, सिर्फ हाँ मंत्रालय से नहीं होता है। हाँ, तो वो पूरी बॉडी ही या तो सक्सेसफुल होगी या तो वो फेल करेगी, तो उसके अंदर भी इस चीज का ये जवाब है। ऐसा प्रचार है जैसे प्रेस क्लब वगैरह में नहीं होता कि जी पूरा पैनल चुनाव लड़ रहा है, पहले से ही डिक्लेयर्ड कोषाध्यक्ष ये होंगे, है ना, प्रधानमंत्री ये होंगे, वैसा है, ये पैनल वाला मामला है। आदेश निखिल, मैं तो मेंबर भी नहीं हूँ और बहुत वर्षों से गया भी नहीं हूँ। मैं भी सर मेंबर नहीं हूँ क्योंकि उसकी काफी मतलब उसकी अर्हताएं काफी मतलब हाई हैं। लेकिन और मैं दो तीन ही बार गया हूँ उन्हीं कंपल्शंस के चलते, जिनके चलते मेरे जैसे मेरी एज के पत्रकार प्रेस क्लब जाया करते हैं, वही सब मैंने किया भी। लेकिन वो एक बड़ी वो इंट्रीग वाली दुनिया है। मैं मतलब मन भी करता है और नहीं भी करता है कि यार अपने से होगा या नहीं होगा, पर सस्ता है। पर वहां पे राजनीतिक गप बहुत अच्छी सुनाई देती है। मतलब हो सकता है बगल वाली दूसरे मेज टेबल से का ऐसी सुनो। आवाज आ हाँ रही हो एंड देन आई टोल्ड मन दैट यू हैव टू डू। फिर पूछते हो यार ये कोई मन कौन संपा, बोले नहीं वो मनमोहन सिंह को रेफर कर रहे थे। तो मतलब देखिए आज नाग पंचमी है, हमारे कानपुर में नाग पंचमी के दिन पतंग बहुत उड़ाई जाती थी, ठीक है, तो वहां पे प्रेस क्लब में जो पतंगे उड़ती हैं भाई साहब, दे पेच, उसका एक अलग लुत्फ है राजनीतिक गप का। चलिए अगला सवाल। आदेश सिंघल ने दिलचस्प सवाल पूछा है। मतलब ठीक है, इजी भी जवाब दे देंगे फुल टॉस की तरह, लेकिन फिर भी ठीक है कंसिडर करने के हिसाब से। वो कह रहे हैं कि क्या प्राइवेट कंपनीज में जॉब्स के लिए 5% कोटा होना चाहिए जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर होता है? क्या हमें स्पोर्ट्स फेडरेशन, हाँ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं वो, नहीं, क्या वो कह रहे हैं कि इसके बजाय ऐसा होना चाहिए कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके सीएसआर का एक मैंडेटरी हिस्सा स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करने में खर्च हो। क्योंकि देखिए वही बात है ना जो पिछली बार बेदी साहब कह गए थे कि अभी जैसे हुआ, मैं देख रहा था एमपी में और भी राज्यों में, कि एक बढ़िया खिलाड़ी है, आपने उसको पुलिस में या कहीं और लगा दिया, तो वो उसका जो स्किल सेट है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आपने एक उसको जॉब सिक्योरिटी दे दी, लेकिन उसके स्किल सेट को कैसे यूज कर रहे हो, है ना। या तो आप ये कहो कि वो पुलिस की स्पोर्ट्स एकेडमी में रहेगा, रैंक आप वही दो। तो ये खिलाड़ियों को आप 5% कोटा दे दो, 10% कोटा, इसके बजाय कंपनियां अपने सीएसआर का एक चंक है जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप करने में करें और अपने दफ्तर के भीतर भी करें। दफ्तरों में भी जिम हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन के कोर्ट हो, स्क्वैश के कोर्ट हो। आई लव इट, मतलब होना ही चाहिए। मेरे जैसा आदमी तो खेल के लिए काम छोड़ के भाग सकता है। आशुतोष गोयल का प्रश्न है आखिरी। उन्होंने कहा है वो एक रिकमेंडेशन आपसे चाहते हैं किताबों पर, इमरजेंसी की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। इमरजेंसी की पॉलिटिक्स पे बहुत सारी किताबें हैं, मैं अपनी फेवरेट 4-5 बता देता हूँ, है ना।
एक तो जनार्दन ठाकुर की किताब है ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन, ब्यूटीफुल बुक, ब्यूटीफुली रिटन, बोल्ड बुक, गिव्स यू इनसाइट। एक प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, मुंबई फेबल्स उनकी एक किताब थी, उनकी इमरजेंसी पे एक किताब है प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश की, वो पढ़नी चाहिए। तीसरी किताब कुमी कपूर की किताब पढ़ सकते हैं इमरजेंसी पे, इट्स अ गुड बुक। चौथी कुलदीप नैयर की किताब जरूर पढ़नी चाहिए इमरजेंसी पे। शाह कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए इमरजेंसी पे। तो मतलब ऐसे बहुत सारी किताब हैं। टंडन साहब की डायरी है, वो पीएमओ का हिस्सा रहे हैं। बहुत किताबें हैं, संजय गांधी की विनोद मेहता ने बायोग्राफी लिखी है, सब ने इमरजेंसी पे लिखा है। लेकिन ये 4-5 किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए, कुमी कपूर, कुलदीप नैयर और प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश और जो मैंने बोला कुलदीप नैयर और प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश, कुमी कपूर, जनार्दन ठाकुर 4 और शाह कमीशन की रिपोर्ट 5। ये 5 चीजें जरूर पढ़नी चाहिए, मतलब ये मिनिमम है ये 5।